डियर स्टूडेंट, वेलकम SBM ऑनलाइन क्लासेज बादराजुन। स्वागत है आपका इन ऑनलाइन क्लास में। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान की, और सामाजिक विज्ञान में जो आपकी पहली किताब है, जो इतिहास की किताब है, उसकी बात कर रहे थे। हमने पहले पार्ट पढ़ा था, और पहले पार्ट के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि जो इतिहास है, जिसको अतीत कहते हैं, जो बीत गया है, उससे हमको क्या फ़ायदा है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इसकी बात भी कर ली थी। क्योंकि जब अपने इतिहास पढ़ लेंगे तो अपन को ये पता लग जाएगा कि भी प्राचीन का समय में जो लोग थे, उस समय के आदमी कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, खान पान किस प्रकार का था, उनकी संस्कृति कैसे थी, वो सारी बात अपन को समझ में आ जाएगी। लेकिन हम इतिहास को कैसे पढ़े, ये भी समझना ज़रूरी है, और समझने के लिए हमको प्राचीन स्रोत चाहिए। तो प्राचीन स्रोत हमको किस प्रकार मिलते हैं, बात करते हैं। जैसे भारत की, तो अतीत के अंदर जो बात है, वो अतीत के बारे में जो जानकारी है, वो हमको प्राचीन स्रोतों से मिलती है। तो प्राचीन स्रोत हैं, उन स्रोतों से हमको क्या मिलती है, अतीत की जानकारी मिलती है। ठीक है। अब इससे पहले जैसे हम भारत की बात करेंगे, भारत के इतिहास की बात करेंगे, तो भारत का नाम किस प्रकार पड़ा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो भारत देश है, ठीक है, कौन सा देश है, जो भारत है, इसको इंडिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडिया, इंग्लिश में सुना होगा। और इंडिया जो शब्द है, वो इंडस शब्द से बना है। किससे, इंडस से। और इस इंडस का मतलब संस्कृत के अंदर सिंधु होता है। क्या होता है, सिंधु। बात समझ में आ रही है। तो इंडिया शब्द है, वो इंडस नामक शब्द से बना है। संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं। ठीक है। और जो भारत शब्द है, वो भरत नाम के राजा से बना है। भरत नाम का एक क्या था, राजा, उसी के नाम से भारत का नाम पड़ा है। तो ये अलग अलग देशों के किसी विशेष क्षेत्र के नाम का कारण है कि उस जगह का नाम ऐसा क्यों पड़ा है। तो भारत के ये 2-3 नाम मिलते हैं अपन को। ठीक है। इसके अलावा जो अतीत हैं, उस अतीत के बारे में हमको कैसे पता लगेगा। तो भारत के इतिहास को या अतीत को समझने के लिए हमें ऐसे स्रोत की आवश्यकता पड़ती है। हमको ऐसे सबूत की जरूरत पड़ती है। उन सबूतों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को पढ़ सकते हैं, भारत के इतिहास को हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इतिहास के बारे में जो पहला स्रोत है, वो पांडुलिपि है। क्या है, पांडुलिपि। तो पांडुलिपि, अगर हमको इतिहास के बारे में पढ़ना है तो पांडुलिपि को समझना पड़ेगा कि पांडुलिपि क्या होती है। प्राचीन समय में जिस पत्र पर लिखने का काम करते थे, हाथ से लिखते थे, उसको पांडुलिपि कहते हैं। मतलब एक तरह से एक लकड़ी का इस प्रकार का बना होता था। इसको दरअसल भोजपत्र भी कहते थे। ये भोजपत्र भी होता था। ठीक है। मतलब जो हिमालय है, भारत के अंदर जो हिमालय है, उस हिमालय के अंदर एक पेड़ है जिसका नाम है बुर्ज। बुर्ज नाम का जो पेड़ है, उसकी जो छाल है, उस छाल से विशेष विधि से भोजपत्र बनाते थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ पांडुलिपि क्या होती है। जो हिमालय है, उस हिमालय के अंतर्गत जो उसके ऊपर एक पेड़ पाया जाता है, उस पेड़ का नाम है बुर्ज। उसकी जो छाल है ऊपर से, उससे वो क्या करते थे, भोजपत्र बनाते थे। एक तरह से लकड़ी का होता था, और इस पर लिखने का काम करते थे हाथ से। तो जब इसको लिखा जाता है, तो ये जो पूरा है लकड़ी का बना हुआ, इसको पांडुलिपि कहते हैं। तो अपन को पांडुलिपि मिलती है जब अपने पुराने चीज़ें हैं, जिसके अंतर्गत पुराने महल हैं, हम जब खोजबीन करते हैं, इतिहासकार जब खोजबीन करते हैं, तो अपन को जो भी पांडुलिपि मिलती हैं, तो हम जब पांडुलिपि के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको जब पढ़ते हैं, तब हमको ये पता लगता है कि अरे ये पांडुलिपि उस समय की बनाई हुई है, उस समय इस पर लिखा गया था, उन लोगों ने लिखा था, और उस समय क्या हुआ, ये इस पर जानकारी मिलती है। तो पहली बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि इतिहास के बारे में जो स्रोत है, उसके अंदर पहला स्रोत कौन सा है, पांडुलिपि है। पांडुलिपि किससे बनती है, क्या चीज़ है, समझ आ गया कि पांडुलिपि एक तरह से पेड़, उस पेड़ के ऊपर जो छाल है उसका प्रयोग करके एक तरह से लकड़ी का पट्टा सा मान लो वो बनाते थे, उसको भोजपत्र कहते थे। और इस पर बहुत सारे होते थे, एक नहीं बहुत सारे होते थे।
और उस पर लिखने का काम करते थे हाथ से। अब जब अपन खोजबीन करते हैं तो अपन को ये भोजपत्र मिलते हैं, पांडुलिपि मिलती है, और इन पांडुलिपि पर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ करके हमको अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अतीत के अंदर क्या हुआ, इतिहास के अंदर क्या हुआ, ये घटनाएं हमको कैसे पता चली। ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसी कोई मशीन में बैठ गए और आज से 300 साल पहले चले गए और उस समय देख रहे हैं कि क्या हुआ, तो ऐसा तो है नहीं। उस समय जो भी स्रोत थे, उस समय उन्होंने जो लिखा, जो भी कुछ लिखा है कहीं किसी जगह पर, उनको पढ़ करके, उन सबूतों को देख करके हमको उस समय के बारे में अंदाज़ लगा सकते हैं, उस समय के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो ये पांडुलिपि का एक महत्व है। पांडुलिपि से अपन को पुराने इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, अब अपन ये समझ लेते हैं कि पांडुलिपि जब अपन को मिलने लग गई तो सारी पांडुलिपियाँ नहीं मिली, क्योंकि पांडुलिपि लकड़ी से एक तरह से बनी होती। तो अब लकड़ी है, आज से हज़ारों साल पहले बनी हुई हैं पांडुलिपियाँ, तो या तो दीमक लग जाती है या वो ख़राब जाती है, या किसी जगह पर आग लग गई तो पांडुलिपियाँ जल जाती हैं। तो इससे इतिहास के अंदर जो स्रोत हैं वो स्रोत मिट जाते हैं। फिर आज से 1000 साल पहले किसी ने पांडुलिपि पर कुछ लिखा, कोई बात लिखी और रख दी, अब वो जिस जगह पर रखी है वहाँ पर दीमक लग गई है तो वो ख़राब हो गई, मतलब इतिहास के जो स्रोत है वो मिट गए। या मान लो बारिश की वजह से और किसी वजह से वो टूट गई, ख़राब हो गई, बिखर गई, या आग लग गई है तो जल गई पांडुलिपियाँ। ये भोजपत्र टूट गए, जल गए, तो भी तो इतिहास के बारे में जो जानकारी हमको मिलने वाली थी वो इन पांडुलिपियों के ख़राब होने की वजह से, मिटने की वजह से हमको नहीं मिल पाई। तो ज़्यादातर जो अपन को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो पांडुलिपियों के अलावा ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं, उनसे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे और कौन कौन से स्रोत हैं, तो ऐसे स्रोतों की बात करेंगे जिसके अंतर्गत आपने नाम सुना होगा अभिलेख। तो अभिलेखों से भी हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। अभिलेख क्या होते हैं यह समझते हैं, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि हमको प्राचीन समय की जो जानकारी है वो पांडुलिपियों से मिलती है और अभिलेखों से मिलती है। अभिलेख, अब देखो अभिलेख का मतलब ये हुआ कि किसी कठोर वस्तु पर खोद करके, उकार करके, नुकीले पत्थर से कुछ लिखना, कुछ लेख लिखना, कुछ बात लिखना, तो उस स्थान को, उस जगह को जहाँ पर लिखा है उस पत्थर पर, जिस कठोर भाग पर, वो अभिलेख कहलाएगा। बात समझे? मतलब अगर जैसे मान लो पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर पर मैंने कोई तोड़ परोड़ करके कुछ लिखा है, पत्थर को शिला कहते हैं, तो ये शिलालेख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिलालेख। ठीक है, तो अभिलेख के अंदर शिलालेख भी आता है। कोई मान लो लोहे की कोई पट्टी है, उस लोहे की पट्टी पर मैंने कुछ लिख दिया तो ये अभिलेख हो गया। किसी दीवार पर भी अगर आपने लिख लिया है तो वो भी तो अभिलेख है। ठीक है, गुफा के अंदर लिखा है आपने किसी कठोर चीज़ पर, वो भी अभिलेख है, लेकिन फिर वो दीवारों पर लिखा है तो भित्तिलेख हो गई। बात समझ में आ रही है? मतलब अभिलेख ये हुआ कि किसी कठोर भाग पर कुछ लिखना जो कभी मिटे नहीं और वो आज भी सुरक्षित हैं, और जब उनको पढ़ते हैं तो हमको पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पुराने इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है भाई? आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ, ये हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पांडुलिपियों के ऊपर जो लिखा गया था उस समय लोगों ने जब लिखा, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है। अभिलेख हैं, किसी दीवार पर कुछ लिखा हुआ है खोद करके पत्थर के माध्यम से, तो वो तो मिटता नहीं है, उसको पढ़कर अपन को पता चलता है। पत्थर पर लिखा है तो शिलालेख हो गया, दीवार पर लिखा है तो भित्तिलेख हो गया, कठोर भाग पर लिखा जो अभिलेख के अंदर शामिल है। किसी स्तंभ पर लिखा, ठीक है, तो वो भी अभिलेख है एक तरह से। तो इस प्रकार से अपन को अभिलेख के माध्यम से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इतिहास के बारे में जानकारी तो पांडुलिपियों से मिलती है। पांडुलिपि क्या है? हिमालय का जो भोज नाम का पेड़ है उसकी जो छाल है उसका प्रयोग करके जो भोजपत्र तैयार करते थे, तो वही तो क्या है, लकड़ी की बनी हुई एक तरह से पांडुलिपियाँ। लेकिन उनकी समस्या तो ये थी कि वो मिट जाती थी, उस पर आग लग गई, उस पर दीमक लगी तो नष्ट हो गया। लेकिन जो अभिलेख है, जैसे शिलालेख है, अब शिलालेख अगर के अंतर्गत पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है खोद करके, पत्थर के ऊपर भी उन्होंने कैसे लिखा होगा? नुकीले पत्थर से खोद कर लिखा होगा, तो वो तो मिटता नहीं है।
तो वो सुरक्षित है वो। लेकिन इसमें ये भी तो है कि वो पत्थर टूट गया है, बिखर गया है, खो गया, तो पता नहीं चलता है। लेकिन जब अपन ढूंढते हैं और मिल जाता है तो इनको पढ़ करके हमको क्या जानकारी मिल जाती है इतिहास के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, पांडुलिपियाँ मिली हैं, जिसको अभिलेख कहते हैं। तो अभिलेख का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी कठोर भाग पर जो खोद करके लिखा गया लेख है, उससे संबंधित इतिहास के बारे में जो जानकारी लिखी है वही तो अभिलेख है। इसमें शिलालेख हैं, भित्तिलेख हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिलेखों के माध्यम से हमको प्राचीन समय के लोगों के बारे में पता लग गया कि उस समय लोग किस प्रकार के थे, लोगों की संस्कृति किस प्रकार की थी, लोगों का रहने का तरीका क्या था, शासन व्यवस्था कैसी थी। जैसे आज की बात करें कि आज कैसे लोग रह रहे हैं, आप बता सकते हो क्योंकि आप देख रहे हो। लेकिन जैसे आज क्या हुआ, आने वाले 200 साल बाद लोगों को कैसे पता लगेगा, तो वो क्या करेंगे, न्यूज़ देखेंगे कि 2018 की 2020 की न्यूज़। जैसे मान लो आज 2020 है, तो 2020 में क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति को आज से 200 साल बाद देखना है तो आज के समय के बारे में जो स्रोत हैं वो उनको पढ़ेगा, कि किताबें पढ़ेगा। अगर उस समय नेट की सुविधा बढ़िया होगी तो नेट के माध्यम से सर्च करेगा 2020 में क्या हुआ, 2020 में कोरोना हुआ। तो ऐसी जानकारियाँ उनको कहाँ से मिलेगी, तो स्रोत कौन से हो सकते हैं, नेट स्रोत हो सकता है। लेकिन आज से 200 साल पहले, 1000 साल पहले कोई नेट वाला सुविधा नहीं थी, तो उस समय के क्या हुआ, उनके स्रोत क्या है, उनकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको पढ़ करके हम पता लगा सकते हैं। तो वो ये चीज़ें हैं जिससे अपन को इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि प्राचीन इतिहास को या इतिहास के बारे में या अतीत के बारे में हमको समझने के लिए, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, हमको प्राचीन स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है। और प्राचीन स्रोत के अंदर हम पांडुलिपियाँ पढ़ लेते हैं, प्राचीन स्रोत में हम अभिलेख पढ़ते हैं, गुफाओं के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उनको पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम पुरानी चीज़ों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। आज से 200 साल पहले क्या हुआ, उनकी तो खबर हम किताबों के माध्यम से समझ लेते हैं। लेकिन 1000 साल पहले कोई किताबें नहीं थी, कागज़ नहीं था, तो पांडुलिपियाँ थी उस समय, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने का काम कौन करते हैं भाई, आप क्या पढ़ सकते हो भाई, प्राचीन समय के अंदर कोई पांडुलिपि मिली है, क्या लिखा हुआ है, क्या आप समझ सकते हो। तो दरअसल उसके लिए क्या होता था कि पुराने समय में जो लिपि हैं, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, उस तरीक़ों को समझने वाले आज लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो पहली बात है कि ये जो अपन को कहाँ मिलेंगे, तो इसकी खोज करनी पड़ेगी। हम जैसे मान लो पुराने किले हैं, पुरानी जो गुफा है, उन गुफाओं में जब ढूंढते हैं तो हमको कोई पांडुलिपियाँ मिलती हैं, कोई अभिलेख मिलते हैं। तो खोजने वाले को क्या बोलते थे उस समय, पुरातत्वविद बोलते थे। वह व्यक्ति जो पांडुलिपियाँ हैं, अभिलेख हैं, इनकी खोजबीन करते थे। पुरानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति उस समय के मरे हुए, उनकी हड्डियाँ हैं, मानव हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, मछलियाँ हैं, उनके बारे में अगर उनके अवशेष मिले हुए हैं, उनको चेक करना, खोज करनी, उनकी पुराने जो मटके हैं, पुरानी जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनकी खोजबीन करने वाले को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। तो पुरातत्वविद ऐसे व्यक्ति, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, ऐसे व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करते हैं, उन व्यक्तियों का क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। मतलब ऐसे विद्वान जो मतलब प्राचीन तत्व यानी वस्तु, जो प्राचीन वस्तुओं की खोजबीन करते हैं, उनके अंदर वो निपुण होते हैं, वो आराम से समझ सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं। उन लोगों को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। जैसे वह व्यक्ति जो खाना बनाता है उसको क्या बोलते हैं, रसोइया बोलते हैं। वह व्यक्ति जो नेतृत्व करता है उसे नेता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वह व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की खोज करता है उन्हें क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की खोजबीन करता है। तो ये तो आया ना, पूरा मतलब प्राचीन, तत्व यानी वस्तु, विद यानी जो विद्वान हो, उसके अंदर खोज करने वाला व्यक्ति हो। ठीक है, आप भी पुरातत्वविद बन सकते हो कब, जब आप प्राचीन समय की वस्तुओं की खोजबीन करना शुरू कर देंगे, तो पुरातत्वविद हो गया। तो जैसे अभिलेख हैं, पांडुलिपियाँ हैं, इनकी खोज ये करते थे। ठीक है, खोज इन्होंने कर ली, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जब इन्होंने खोज किए, अब खोज वो जैसे मान लो पुराने समय के कोई मटके मिले हैं, पत्थर मिले हैं, पुराने समय की कोई ऐसी वस्तु मिली जिस पर कुछ लिखा हुआ है,
कुछ ऐसी लिपि लिखी हुई है, कुछ ऐसे अक्षर लिखे हुए जो इनको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर इतिहासकारों को बुलाते हैं और इतिहासकार क्या करते हैं, उस अतीत के बारे में बताते हैं, उन लिपियों को पढ़ते हैं। तो इतिहास के बारे में जो जानकारी रखते हैं, जो इतिहास के बारे में हमको बताते हैं, उनको इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, इतिहासकार वह व्यक्ति जो इतिहास के बारे में जानकारी रखता हो, इतिहास के बारे में बताता हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, इतिहासकार। बात समझ आ गई ना। वह व्यक्ति जो चित्र बनाता है वो चित्रकार, वह व्यक्ति जो मूर्ति बनाता है उसे क्या कहते हैं, मूर्तिकार। तो वह व्यक्ति जो इतिहास के बारे में जानता हो उसे इतिहासकार कहते हैं, जो इतिहास के बारे में हमको बता सकता है। और वह व्यक्ति जो पुरानी वस्तुओं की खोज करता हो, पुरानी वस्तुओं की क्या करें, खोज की, पुराने समय में कौन कौन सी वस्तु है, पुरानी वस्तुओं में खोज में क्या करें, अभिलेखों की खोज करें, उनको वो कहीं जाकर सर्च करें, कहीं गुफा में ढूंढे, वो उनको अभिलेख मिल रहे हैं, उनको पांडुलिपियाँ मिल रही है, तो उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो इतिहासकार समझ में आ गया होगा कि इतिहासकार किससे कहते हैं, पुरातत्वविद किसे कहते हैं। अब देखो, इन व्यक्तियों से अपन को काफ़ी जानकारियाँ मिल रही हैं। ये जो वस्तु मिल रही है, उन वस्तु से प्राचीन समय की जानकारियाँ मिलती हैं, और जब अपन को ये जानकारी मिलती हैं तो हम इतिहास के बारे में समझना शुरू कर देते हैं कि वो उस समय, पुराने समय में किस प्रकार के लोग थे, उनका रहना सहना किस प्रकार का था। तो आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि अभिलेख क्या है, पांडुलिपियाँ क्या है। जब आपको ये शब्द समझ में आएंगे, जब आप इतिहास आगे पढ़ेंगे तो आपको इतिहास समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कहीं पुरातत्वविद आ गया तो आप समझ लेंगे कि वो व्यक्ति हैं जो पुरानी वस्तुओं की खोजबीन कर रहा है। ठीक है, अभिलेख तो आपको समझ आ गया कि ऐसी कोई चीज़ है कठोर जिस पर कुछ लिखा हुआ है तो अभिलेख है, लकड़ी की पट्टियों पर कुछ लिखा हुआ है तो पांडुलिपियाँ हैं। ठीक है, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और इतिहास के बारे में बात हो गई। अब देखो, जो अतीत हैं वो अतीत जो शब्द है, जैसे आपकी किताब का नाम क्या है, अतीत फर्स्ट, तो अतीत शब्द एक वचन है या बहुवचन है। जब अतीत पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं अपन, तो इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। जैसे अतीत शब्द है, अतीत का मतलब समझ गए, जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। अब अतीत के अंदर आप एक तो कृषक मतलब किसान लोगों को पढ़ते हैं, आप उस समय के राजा रानियों को पढ़ते हैं, किस प्रकार राजा थे, उस समय के जो व्यापारी लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उस समय जो कलाकार लोग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अतीत शब्द अलग अलग मायनों में अलग अलग है। कृषक है तो कृषक का अतीत, राजाओं का अतीत, व्यापारियों का अतीत, कलाकारों का अतीत, मतलब कलाकारों के पुराने समय क्या क्या हुआ, कला किस प्रकार बढ़ी, व्यापारी किस प्रकार अपना व्यापार बढ़ाते गए, उनके प्राचीन समय में किस प्रकार काम थे, राजा किस प्रकार राजा बनते गए और शासन व्यवस्था चलाते गए, कृषक किसान लोग किस प्रकार खेती करते गए। तो अतीत का मतलब ये हो गया कि अलग अलग मायनों में अलग अलग अर्थ होता है अतीत का। तो हर प्रकार से अतीत पढ़ा जाता है। अतीत से अपन को हर पहलू से जानकारी मिल जाती है कि उस समय के कृषक किसान लोग कैसे थे, राजा महाराज किस प्रकार थे, व्यापारी कैसे थे, कलाकार कैसे थे, और समाज में और भी जो समूह हैं और भी जो लोग हैं उनके बारे में पता लगता है। तो अतीत से अपन को काफ़ी कुछ पता लगता है। जैसे मान लो कोई व्यापारी, तो व्यापारी को अपने अतीत के बारे में जानना जरूरी है कि हमारे व्यापारियों में अतीत क्या था। जब उसको ये पता लग जाएगा कि व्यापारी में अतीत ये काम था, उस समय के लोग इस प्रकार से व्यापार करते थे, तो उनसे वो कुछ सीख सकते हैं और फिर अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो कृषक है, अब कृषक अपने अतीत के अंदर जानेगा कि अतीत के अंदर व्यापार काम खेती कैसे होती थी, और उनका प्रयोग करके वो सही ढंग से मौसम के बारे में, सही ढंग से फसल के बारे में जानकारी जुटा पाएगा और उसकी खेती में उसको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी अतीत का एक क्या है, फायदा भी है। ठीक है, तो अतीत के बारे में जान हो गई। अब देखो, अपने इतिहास के अंदर जब भी पढ़ते हैं इतिहास के अंदर, तो हमको कुछ तारीखें, कुछ सन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो तारीखों के बारे में समझ लेते हैं कि इतिहास के अंदर तारीखें क्यों ज़रूरी है, तिथियाँ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो तिथियाँ मिलती हैं हम लोगों को, ठीक है, जो तारीखें मिलती हैं उन तारीखों के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब जैसे आपको बताया कि आज क्या तारीख है, तो आप बताएंगे सर आज ये तारीख है, आज ये दिन है, ये महीना है और ये साल है। तो अपन तो ये करते हैं कि भी दिन होता है, फिर उसके बाद में माह मतलब महीना, फिर सन। ठीक है, ये तो अपन बताते हैं। फिर जैसे बताएंगे क्या तारीख है, जैसे मान लेते हैं
अगस्त हैं तो 8वां महीना बता दिया अपने, अगस्त बता दिया, और 2020 बता दिया। ठीक है, तो ये जो सन है, ये जो तारीख है, इनका भी अपना महत्व है इतिहास के अंदर। इनका क्या महत्व है कि जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमको कई तारीखें पढ़नी पड़ेगी, कहीं की सन, तारीखें, तिथियाँ आएगी। वो क्यों ज़रूरी है, उनके बिना क्या इतिहास अधूरा है या पूरा है, तो ये भी समझेंगे। पहले अपने ये समझेंगे कि इतिहास की जो तारीखें हैं अपन कहाँ से शुरू होती हैं। तो आपको ये समझना है कि जो ईसाई धर्म के अंदर जो ईसा मसीह का नाम सुना होगा आपने, ईसा मसीह, कहते हैं कि जब से एक तरह से इनका जो जन्म हुआ है, जब इनकी मृत्यु हुई है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी सन है, जो भी तारीख हैं, वो ईसा या ईस्व पूर्व मानी जाती है। तो ईसा पूर्व का मतलब समझ गए होंगे कि जो तारीख हैं अगर वो ईसा पूर्व जन्म से पहले हैं, ठीक है, तो वो ईसा पूर्व की तारीख हो गई। और जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के बाद की जो तारीख है वो ईसा ईस्वी के अंदर मानी जाती है। इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आज ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ईसा मसीह, ठीक है। तो आज जैसे जन्म हुआ है तो जन्म से पहले जो भी सन होगा उसको पढ़ेंगे अपन ईसा पूर्व, ठीक है। और आज के बाद में जो भी सन हुआ, जो भी तारीख हुई, उसको, जो भी घटना हुई, उसको पढ़ेंगे अपन ईसा या ईस्वी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आपको अब क्या समझना है? आपको ये समझना है कि जो ईसा मसीह हैं तो उनके जन्म से पहले जो भी सन है वो ईसा पूर्व होगा, उसके बाद में जो भी जन्म हुआ उनका वो कौन सा होगा? ईस्वी के अंदर होगा। जैसे मान लो आज हमारे क्या है 2020 है, तो अपन 2020 क्यों लिखते हैं? 2020 क्यों लिखते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 2020 जब से गिनती शुरू हुई है, 1 2 3, कब से? जब से इनका जन्म हुआ है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ईसा मसीह का जो जन्म है वो कितने साल हो गए जन्म होकर? 2020 हो गए। जब आज से 2020 पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब से तारीखें बढ़ रही हैं, तब से तारीखें मान रहे हैं। लेकिन जो ये सन है, ये तारीख है, वो कब से मान रहे हैं? कब से? जब से ईसा मसीह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो, इस बात को आप ऐसे समझो, ये तारीखें हैं भाई, ये इतिहास की तारीखें हैं। मान लो यहाँ पर 2020 है, क्या है 2020, तो 2020 फिर 1920 1820 ऐसे करते करते यहाँ पर 0 है, ठीक है। और इसके पहले तो कोई काम हो गया होगा, उससे पहले कोई घटनाएं घटित हुई होगी, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये जो 0 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म। तो जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ तब से तारीखें माना शुरू हो गया। उसके जन्म के बाद में 1 साल हुआ, 1 शताब्दी हुई, 2 साल, 3 साल, ऐसे शताब्दी होते 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 2020 आ गए। किनके जन्म से? ईसा मसीह के जन्म से। तो ये जो हैं, ये जो ईसा मानते हैं कि भाई ईस्वी 2020 ईस्वी, ठीक है, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, ठीक है। इसलिए उन्हें समझ गया ना कि ईसा मसीह उनके जन्म के बाद वाली घटना है। लेकिन जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ तो क्या उससे पहले कोई घटना नहीं घटित हुई? बिल्कुल। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको कैसे समझेंगे? तो उसके लिए अपन क्या लगाया? ईसा पूर्व लगाया। क्या लगाया? ईसा पूर्व। जैसे मान लो 200 ईसा पूर्व है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे 200 साल पहले क्या हुआ? जैसे मैंने कहीं लिखा आपके सामने 300 ईसा पूर्व। क्या लिखा है मैंने आपके सामने? 300 ईसा पूर्व। तो 300 कुछ समझ में आ गया? गिनती है। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ कि 300 ऐसे साल हैं, 300 वो साल हैं जो ईसा के जन्म से पहले वाली साल है। तो जैसे मान लो ये 0 है, तो इससे 300 वर्ष पहले क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने कहा कि 300 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ। एक क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो कब हुआ? तो आप बता सकते हैं कि ये जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे 300 साल पहले
300 साल पहले क्या हुआ, एक युद्ध हुआ। लेकिन मैंने कहा आपको कि 700 ईस्वी में 700 ईस्वी में एक राजा मरा, एक राजा मरा। मतलब क्या हुआ, मतलब जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके 700 साल बाद एक राजा मरा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह से पहले अगर कुछ सन है, तारीख है, उसको लिखेंगे ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद में कोई सन या तारीख आती है उसको बोलेंगे ईस्वी। ठीक है, इससे आप ये बता सकते हो कि ये घटना कितने साल हो गई इस घटना को। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको सन वाली कोई दिक्कत नहीं हो और सन समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 180 ईसा पूर्व, ठीक है, और लिखा है 180 ईस्वी। बताओ दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों साल में कितना अंतर है, समझो। मैंने बताया 180 ईसा पूर्व, मतलब जब ईसा पूर्व का जन्म हुआ था उससे 180 साल पहले क्या हुआ, वो पूर्व हो गया। लेकिन मैंने कहा 180 ईस्वी, मतलब जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ जब, उसके बाद में क्या हुआ, वो 180 ईस्वी हो जाए। ठीक है, भी जैसे मैंने कहा 1900 ईस्वी, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद में 1900 ईस्वी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद में 1 2 ऐसे करते करते 1900 तक आए, तब 1900 ईस्वी। ठीक है, और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले 1 2 3 करते करते 180 आए, तो ईसा पूर्व हो गया। क्या हो गया, वो ईसा पूर्व। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, तो 180 तो इधर हैं, ये 0 मतलब यहाँ पर क्या है, ईसा मसीह का जन्म है, और 180 जन्म के बाद, तो 180 प्लस 180 तो कितने हो गए, 0। ठीक है, और 360, मतलब ये हुआ कि ये जो घटना है इनके बीच में अंतर कितना है, 360 साल का। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। जैसे मान लो 1857 ईस्वी, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईस्वी क्यों लिखा है, इस ईस्वी का मतलब क्या होता है। तो इस ईस्वी का मतलब ये हुआ कि 1857 साल बीत गए हैं किसके जन्म होकर, ईसा का जन्म होकर, तभी तो। और ये जो घटना है ये ईसा के जन्म के बाद की है। लेकिन मैंने कहा 1600 ईसा पूर्व, मैंने कहा 1600 ईसा पूर्व, मतलब जो 1600 साल हैं वो किससे जन्म से पहले के हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले के हैं। तो अगर किसी के पीछे ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बातें हैं, और किसी के बाद में ईस्वी लिखा हुआ है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें हैं। ठीक है, लेकिन कितने साल हुए ये भी बता सकते हो। जैसे 2020 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा का ये जो बातें हैं वो ईसा के जन्म के बाद की बातें हैं। तो ईसा के जन्म होकर कितने साल हो गए, 2020। लेकिन मैंने आपको ये कहा है कि 100 ईसा पूर्व, क्या बताया, 100 ईसा पूर्व। तो बताओ 100 ईसा पूर्व अगर कोई घटना घटित हुई है तो उसको कितने साल हो गए। तो 100 तो ये साल है और 2020 ये साल है, तो 2020 और 100 ये जोड़ दो तो कितने हो गए, 2120 साल हो गए। बात समझ आ गई ना। मतलब मैंने लिखा तो आपको 100 ईसा पूर्व है, लेकिन उसको कितने साल हो गए उस घटना को होते हुए, तो इतने साल हो गए, क्योंकि 2020 तो ईसा जन्म के बाद और 100 ईसा जन्म के पहले की बात है। तो इस प्रकार से अपन सन लिखते हैं। और सन क्यों लिखते हैं, इससे ये पता लगता है कि उस समय की कंडीशन क्या थी। जैसे मैंने बताया 1600 ईस्वी, तो 1600 ईस्वी का मतलब हुआ कि उस दौर में क्या हुआ था। मैंने 1757 बताया, तो 1757 का मतलब ये हो गया कि उस समय उस साल के अंदर क्या हुआ था, ताकि उस साल से संबंधित और भी जानकारियाँ पढ़े तो उस समय हमको तारीखों से पता लग जाए कि ये अब हुई है। जैसे मैंने कहा कि अकबर की मृत्यु हुई है,
तो अब अगर सन पता नहीं है, हमको तारीखें पता नहीं है, तो अपन कब बताएंगे कि अकबर की मृत्यु कब हुई है। मैंने कहा कि उस शताब्दी के अंदर राजनीतिक बदलाव आए। तो अब किस शताब्दी में, आज की शताब्दी में, कल की, 1000 साल पहले। तो इतिहास को समझने के लिए सन, तारीखों का क्रमबद्ध अध्ययन जरूरी है। उनका बीच में जब अध्ययन करेंगे तो अपन को उस समय के जो पहलू हैं, अलग अलग जो पहलू है वो समझ में आ जाएंगे। और सन से अपन को ये भी समझ में आ जाता है कि उस दौर में क्या हुआ था, उस तिथि में, उस इतने साल पहले क्या था, ये भी तो पता लग जाता है। तो आपको ये सन वाला समझ में आ गया होगा कि अपन ईसा पूर्व क्यों लगाते हैं और ईस्वी क्यों लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये लेसन खत्म हो गया। बाकी अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।